नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो है ये सबसे पहले आपके सामने आने वाला है। और शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, ये आप जानते हैं। इसलिए शुरुआत आपको अच्छी करनी है तो बढ़िया प्रैक्टिस करके जाइएगा। और प्रैक्टिस आप हमारे साथ कर सकते हैं यहाँ पर इस मॉक टेस्ट पेपर के जरिए। और ये कोई एक मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, कुल 11 टेस्ट हैं, जिसमें से कि 3 आपने इससे पहले वीडियोस के माध्यम से देखे हैं और ये चौथा आप देखने वाले हैं। बाकी भी मिल जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए देखते हैं। प्रारूप वही है, पेपर का जो ढांचा होता है बिल्कुल वैसा ही ढांचा यहाँ पे फ्रेम करके आपके सामने पेश किया गया है। प्रश्न यही रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आयोग के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन से प्रश्न आएंगे। देखिए, इसमें निर्धारित समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 150 है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये सब कॉमन चीजें हैं जो कि घिसी हुई बातें हैं, इनमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पैराग्राफ आपके सामने है और सबसे पहले अपठित गद्यांश ही आता है। 2 अपठित गद्यांश प्रायः दिए जाते हैं आयोग के द्वारा और इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, इसका चिंतन करना होता है और उसके बाद शीर्षक खोजना होता है। शीर्षक खोजने के बाद जैसा कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, रेखांकित अंश रहे तो उनकी व्याख्या कर दीजिए, संक्षेपण के लिए कहा जाए तो संक्षिप्त कर दीजिए, भावार्थ कहा जाए तो भाव का अर्थ बता दीजिए। इस प्रकार से आप काम करेंगे। या हो सकता है सारांश लिखने के लिए आ जाए, तो जैसा काम करना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे एक्शन लेंगे। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, इस अवतरण को ध्यान से देखिए, इसमें नीचे पूछा गया है कि ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका क्या शीर्षक हो सकता है। एक उचित शीर्षक आपको देना है और उसके लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी अगर आप सही शीर्षक देते हैं तो अधिकतम अंक आपको मिल सकते हैं। इसके बाद उक्त गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्द सीमा में आपको करना है। संक्षेपण करना है अर्थात कुछ नहीं करना है। इस अवतरण में आपको ज्यादा लिखना ही नहीं है। बहुत ज्यादा लिखना ये मुख्य परीक्षा की एक गंभीर समस्या होती है। ज्यादा लिखना होता है, समय सीमित होता है, इसलिए लोग हड़बड़ा जाते हैं। लेकिन यहाँ आपका काम आसान है, मतलब 25 और 5 यानी कुल मिलाकर 30 नंबर केवल इसी अवतरण पर है और 30 नंबर आपको ऐसे मुफ्त में मिल जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा लिखकर। संक्षेपण आप कर दीजिए, जितना संक्षिप्त रहेगा उतना अच्छा रहेगा, यानी कम से कम लिखना है। और शीर्षक जो है वो 1 या 2 शब्द का रहे तो बहुत बढ़िया। इसलिए आपको सिर्फ गिनी चुने जो भाषा है उसी को लिखकर अच्छे अंक प्राप्त करने का मौका मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। सबसे पहले एक सटीक शीर्षक चुन लेते हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है कि वह अंतर प्रांतीय व्यापार और सार्वजनिक व्यवहार में सभी प्रांतों में रहने वालों द्वारा बरती जाए, अर्थात बर्ताव में लाई जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अमृतसर से लेकर कटक तक। ये देश की चौहद्दी के बारे में बताया जा रहा है, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण, और अमृतसर से लेकर कटक तक यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक। ये पूरा जो भारत का चतुष्कोणीय नक्शा है उसमें फैलाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि इन सभी पूरे दूर दूर तक के जो विस्तृत भूभाग है अर्थात पूरे भारतवर्ष में ये परस्पर बातचीत करने और विचारों के लेन देन करने की भाषा के तौर पे काम में लाई जाए। विनिमय का मतलब होता है लेन देन या आदान प्रदान। इसके बाद देखिए, राष्ट्रभाषा होने की आधिकारिक योग्यता हिंदी में आनी और लानी चाहिए और है। राष्ट्रभाषा होने की सारी जो आवश्यकता होती है या गुण आप कह सकते हैं वो हिंदी के अंदर विद्यमान है। इसके बाद आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया के स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है, मतलब फासला खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया जो है वो जुड़ती जा रही है, आपस में इंटरलिंक होती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी भाषा जो है वो दूसरी भाषा के संक्रमण से खुद को अछूता नहीं रख सकती। ये बात कही जा रही है ग्लोबलाइजेशन की, यानी वैश्वीकरण की, जिसे कि आप भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो भूमंडलीकरण जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी वेद की भावना है या हमारी भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है उससे काफी हद तक मेल खाता है, लेकिन दोनों की वृत्तियों में अंतर है। जो भूमंडलीकरण है वो स्वार्थपन की भावना से भरा हुआ है, उसके अंदर स्वार्थीपना जाता है, अपना मतलब निकालने की जो मानसिकता है वो उसके अंदर है। लेकिन जो हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, उसमें परहित की भावना है, दूसरों का हित चाहने का वहां पे विचार है। वहां अपने हित के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पूरी वसुधा हमारा परिवार है और परिवार का निर्वहन करना और परिवार को खुश रखना, उसके साथ मिलजुल कर रहना, ये हमारा उत्तरदायित्व होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी के लोक मंगल की कामना करना ये हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार की भावना हमारी भारतीय संस्कृति रखती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, उसमें किसी एक राष्ट्र या किसी क्षेत्र विशेष की जो मानसिकता है वो पूरे विश्व को ढकने का प्रयास करती है। जैसे अंग्रेजी परस्त जो मानसिकता है ये आजकल पूरी दुनिया पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ये जो पाश्चात्य सभ्यता है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये नहीं हो रहा है कि जितनी भी कल्चर है, जितनी भी सिविलाइजेशन है वो सब एक साथ मिलकर यहाँ पर बराबरी से अपनी आपस में लेन देन या भागीदारी कर रही है। यहाँ पर हो ये रहा है कि बाकी जो भाषाएं हैं, बाकी जो सभ्यताएं हैं, उनके ऊपर पूरा पश्चिमी रंग चढ़ता जा रहा है। ये है ग्लोबलाइजेशन। तो ये स्वार्थपना है, प्रपंचीकरण इसे आप कह सकते हैं। फिलहाल
यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है इसकी वजह से भाषाओं का आपस में संक्रमण हो रहा है, दोनों या कई सारी भाषाएं आपस में मिलजुल रही हैं। और इसका प्रभाव आप जानते हैं क्या होता है, जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनका आपस में लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, और उसमें से एक संस्कृति दूसरे के ऊपर हावी होने का प्रयास करती है। ये भी होता है, जब मिलेंगी तो टकराएंगी, और टकराएंगी तो उसके बाद आपस में जब उनका एक दूसरे के साथ समावेश होगा तो उसमें से एक ऊपर चढ़ेगी और दूसरी नीचे आ जाएगी। वही हाल यहाँ भी हो रहा है। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी ये जो महामारी मची हुई है, इसमें भी हिंदी अपनी पहचान कायम करने में सक्षम है, और वो अन्य भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर ग्रहण तो करती है, और इससे उसका स्वरूप भी बिगड़ता है, उसके व्याकरण में दोष आता है, उसकी मूल भावना खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान बनाए हुए है। ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, हिंदुओं की भाषा होते हुए भी इसमें अरबी, फारसी और जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो सब आते हैं। अब यहाँ हिंदू जो शब्द है इसको धर्म से नहीं लेना है, इसको सिंधु नदी के तट पे बसे हुए जो लोग हैं उससे यहाँ पर ग्रहण किया गया है। देखिए, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो सिंधु को जो लोग हिंदू बोलते थे, सिंधु नदी को जो लोग हिंदू बोलते थे, स को ह बोलने वाले थे, उन लोगों ने ही कहा कि सिंधु नदी के उस पार बसा हुआ जो भूभाग है वो हिंदुस्तान है, यानी सिंधु के किनारे बसे हुए लोग जो है वो हिंदुस्तानी है, अर्थात सिंधुस्तानी। तो यहाँ से ये मानसिकता निकल कर आई। यहाँ पर धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब इसे धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। तो फिलहाल ये हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों से अछूती नहीं है। बहिष्कार की नीति यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, और न ही विदेशी शब्दों को बाहर कर उन्नति कर सकती। ये बात है, सही बात है। देखिए, विदेशी शब्दों को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारी हिंदी का मूल स्वरूप तो उसे मिल जाएगा, लेकिन अभी जो भूमंडलीकरण का नशा या उसका जो पूरा झोंका चल रहा है उसमें हम टिक नहीं पाएंगे। कहा जाता है ना कि जो एकदम खड़े और सीधे पेड़ होते हैं वो पहले कट जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े लचीले होते हैं वो हवा के झोंकों को बर्दाश्त कर जाते हैं या कटते नहीं हैं, मतलब उनकी शामत बाद में आती है। तो वही हाल यहाँ हिंदी के साथ भी है। इसके अंदर लचीलापन है, ये आड़े तिरछे रास्तों से भी चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है, और इसीलिए अभी तक जिंदा है। हमारी संस्कृति भी इतनी पुरातन होते हुए भी आज भी जिंदा है, तो इसके पीछे यही रहस्य है, और हिंदी के साथ भी वही बात है। तो ये चीज़ है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया, बहुत सख्त रवैया अपना लिया, तो जो कड़ी चीज़ होती है वो टूट जाती है। वही हाल हिंदी का भी होगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है, देख लीजिए यहाँ पर, कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बसते हैं, यानी सब धर्मों के लोग रहते हैं, तो भी वह हिंदुस्तान है। अब देख लीजिए, इसी प्रकार यदि हम अपनी भाषाओं से उत्तम एवं आवश्यक शब्द लेंगे तो भी वह हिंदी रहेगी। मतलब सभी भाषाएं जो है उनसे अगर हम श्रेष्ठ शब्दों का चुनाव करें और उसे अपनी हिंदी यानी मातृभाषा में शामिल कर लें, तब भी वह हिंदी ही रहेगी, कुछ और नहीं हो जाएगी। लोग उसे इंग्लिश भले ही कहें, लेकिन वो रहेगी हिंदी। ठीक, तो इतना ये अवतरण है। अब इसे आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा, इसका मतलब समझने का प्रयास किया, और एक बार अगर पढ़ने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो 2 या 3 बार आप पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो आपके पूरे समय का हिस्सा है, यानी 3 घंटे का पूरा जो समय आपको मिला हुआ है, उसका मैक्सिमम पार्ट आपका अवतरण पर ही खर्च होता है। उसके बाद वाले जो जितने भी सेगमेंट हैं वो तो छोटे छोटे हैं, आसान हैं। पत्र लेखन में आपको प्रारूप में सिर्फ अपने शब्द भर देने हैं, मान लीजिए उसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन बाकी जो है, जैसे विलोम शब्द है या वर्तनी वाला है, उसमें 2-2 लाइन या एक शब्द लिखकर आपको काम चलाना है, तो उसमें समय नहीं लगने वाला है। जो समय लगेगा वो यही लगेगा, और इसमें कायदे से आपको ध्यान देकर करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो होगा ये कि जो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं और आपको जल्दी अर्थ समझ में नहीं आता, तो अभ्यास से फायदा यही होगा कि अवतरण का जो अर्थ है वो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने की हैबिट आपके अंदर डेवलप होगी, इसलिए कहा जाता है। देखिए, यहाँ कहा गया है कि उचित शीर्षक बताइए, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, ये इसका शीर्षक हो सकता है, या राष्ट्रभाषा हिंदी, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, या कुछ और भी चुनना चाहें तो लिख सकते हैं। ये शीर्षक हो गया। अब इसके बाद आपको करना है संक्षेपण। 25 अंकों का है, ऐसी वैसी बात नहीं है, तो जरा सावधानी से करिएगा। और संक्षेपण करने की शर्त क्या होती है? संक्षेपण करने की शर्त ये होती है कि क्रमबद्धता का पालन आपको करना होता है, क्रम से लिखना होता है। जिस क्रम में यहाँ पर बातों को बताया गया है, उसी क्रम में आपको अपने जो पैराग्राफ आप संक्षेपण के लिए लिख रहे हैं उसमें भी अरेंज करना है, ये बात है। उसके साथ साथ संक्षेपण में जितना आप संक्षिप्त कर सकें वो महत्वपूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अवतरण की जो मूल भावना है, मतलब अवतरण का जो मूल विचार है या भाव है, जैसे कि इसमें राष्ट्रभाषा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है और हिंदी की जो समावेशी प्रवृत्ति है उसके विषय में चर्चा की जा रही है, तो ये जो मूल भावना है वो आपके संक्षेपण में भी बनी रहनी चाहिए। उस मूल भाव के साथ या जो एकदम जो सेंट्रल आइडिया होता है उसके साथ आपको जरा भी छेड़खानी नहीं करनी है। उसके साथ साथ जितने भी अनावश्यक शब्द हैं, ऐसा नहीं होता कि पूरे अवतरण में सब काम का ही होता है, कुछ बातें उनके साथ चिपकाकर फेविकोल की तरह आ जाती हैं, तो उनको आपको निकालकर इन पुछिल्ले शब्दों को बाहर कर देना है, क्योंकि इनका यहाँ कोई औचित्य नहीं है।
तो संक्षेपण का फायदा ये होता है, या संक्षेपण करने का उद्देश्य भी यही होता है कि कोई लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट है और इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, तो उसका जो सार संक्षेप है उसे आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो उसमें आप देखते हैं कि चैप्टर के लास्ट में पूरा समरी दिया रहता है, तो उस समरी को पढ़कर आप पूरे पाठ के विषय में परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जितनी भी मेन बातें हैं वो जान लेते हैं। तो वही हाल संक्षेपण का भी होता है। मतलब यहाँ पर आप पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ लें तो आपको जितनी जानकारी प्राप्त हो उससे कहीं ज़्यादा सटीक जानकारी आपको संक्षेपण पढ़कर मालूम हो जाए, समय भी कम लगा, तो इसलिए किया जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि क्रमबद्धता का पालन करिए, और दूसरा यह है कि अवतरण की मूल भावना के साथ छेड़खानी नहीं करिए, उसको बनाए रखिए। अब ये कहा जाता है कि यहाँ अपने शब्दों का इस्तेमाल करें या ना करें, तो अपने निजी शब्दों का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन अपनी ओर से इसमें कोई एक्स्ट्रा जो टीका टिप्पणी होती है, आलोचना होती है, वो सब नहीं करनी है। जैसा कहा है उसी का समर्थन करते जाना है। यहाँ हमें समर्थन वाली भावना में लिखना होता है, यहाँ हमें आलोचक या निंदक नहीं बनना है। ठीक, तो संक्षेपण कैसे करेंगे? आप इसमें लिख सकते हैं और जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आप लिखिए, कोई आवश्यक नहीं है, आप अपने तरीके से इसे ढाल सकते हैं। तो जिस भाषा में किसी देश के बहुसंख्यक निवासी जो होते हैं या देशवासी आप कह सकते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है और वो बोलते और समझते उस भाषा को हैं, वह भाषा ही उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। अब समझ में आया यहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुतायत लोगों की ये भाषा है, लोग इसी के जरिए अपने विचारों का लेन देन करते हैं। तो ऐसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है, और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की व्यापक और समृद्ध परंपरा रही है, जिस भाषा का व्यवहार भारत में प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों की भाषा है, और साधारण बोलचाल की भी भाषा है, जिसे कि प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत जो लोग होते हैं वह भी जानते हैं। मतलब थोड़े बहुत लोग भी अगर हैं तो वो अवश्य ही समझ लेते हैं। तो ऐसी भाषा को हम लोग हिंदी कहेंगे, ये चीज़ है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कार की वजह से ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है। यहाँ मेन मुद्दे पर आ जाइए। तो भाषाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं और एक दूसरे से प्रभावित हो रही हैं, तो हिंदी भी प्रभावित हो रही है। उसमें बहुत सारे बाहर के शब्द, विदेशी शब्द आ रहे हैं, और ये उसके लिए आवश्यक भी है। लेकिन इसके बावजूद कितना भी हम हेर फेर कर लें, ये बने जो इसका हिंदी का स्वरूप है वैसी ही ये बनी रहेगी। कितना भी इसमें विदेशी भाषाओं का समावेश हो, ये रहेगी तो हिंदी ही, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें कि आप इसमें समावेशित कर सकते हैं। संक्षेपण आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। यहाँ 2 ही प्रश्न थे, अगले वाले में आपको करनी है व्याख्या। तो यहाँ थोड़ा अवतरण जो है वो देखने में बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ शब्द इसमें ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अत्यंत दुष्कर हैं। तो ऐसे शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस प्रकार के शब्दों के अर्थ पूछे भी नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ एक महा खतरनाक आपको शब्द दिखाई दे रहा है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी लंबा है, ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार के भयंकर शब्दों का अर्थ आपसे नहीं पूछेगा। जो सीधे साधे या बहुत सामान्य दर्जे के प्रश्न होंगे या शब्द होंगे, उन्हीं से अर्थ बताने के लिए या उनका भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा। फिलहाल इस अवतरण को देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया कि अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे बेडौल कराल रूप में, कहीं भव्य विशाल और विचित्र रूप में। मतलब ये प्रकृति के स्वरूप हैं, इस स्वरूप में प्रकृति हमारे सामने प्रकट होती है। सच्चे कवि का हृदय इनके सभी स्वरूपों में लीन रहता है। मतलब जो एक सच्चा कवि होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, वो इन सभी स्वरूपों का आनंद उठाता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं होता है, बल्कि चिर साहचर्य का एक प्रतिष्ठित वासना का भाव होता है। यहाँ वासना शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये कोई अश्लील शब्द नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वासना किस चीज़ की है। तो यहाँ वासना किस चीज़ की है? साहित्य रस की है। ठीक, तो लेखक के अंदर वही साहित्य रस का पान करना, जो चिर साहचर्य की भावना है, उसी की वासना होती है। वो किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करना चाहता है, बस उसे साहित्य के साथ साहचर्य चाहिए होता है। ये चीज़ है जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुकर के गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोकिल कुंजित निकुंज और सुखद स्पर्श युक्त शीतल समीर की ही चर्चा करते हैं। ये कौन करता है? ये जो लेखक या कवि होते हैं वो करते हैं। मतलब उन्हें इसी से फुर्सत नहीं मिलती है, इसी में डूबे रहते हैं। वे विषयी या भोग लिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास महिम बिंदु मंडित मकराब शाद्वत जाल एवं अत्यंत विशाल गिर शिखर से गिरते हुए जलप्रपात की गंभीर गति से उठती हुई सीकर निहारिका के बीच, ये बहुत ही खतरनाक वाक्य है। खैर, सीकर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशाल भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं है। मतलब इतनी भयंकर परिस्थितियां जो यहाँ पर दी हुई हैं, असल में इन परिस्थितियों के बीच में जो आनंद की प्राप्ति करते हैं वो तमाशबीन होते हैं, तमाशा देखने वाले होते हैं। वो सच्चे हृदय के कवि नहीं होते हैं, सच्चे भावुक कवि या लेखक नहीं होते हैं। इसके बाद ये कहा गया
कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों का वर्णन हमें संस्कृत के प्राचीन कवियों की रचनाओं से प्राप्त होता है। प्राचीन जो संस्कृत भाषा के कवि थे वो प्राकृतिक सौंदर्य का ही चित्रण ज़्यादा करते थे, जैसे कालिदास को ले लीजिए, या इस प्रकार के और भी बहुत सारे कवि हैं जो कि संस्कृत भाषा में लिखा करते थे। तो उनका जो मेन पॉइंट होता था या कहीं उदाहरण उन्हें देना होता था या कोई प्रसंग लेना होता था तो वो प्रकृति से ही उठाते थे। तो ये काम तो आज का भी साहित्यकार या लेखक कर रहा है, लेकिन सामाजिक जो चीज़ें होती हैं या स्थितियाँ होती हैं उनको भी वो अपने लेख में जोड़ लेता है। तो इतना दिया हुआ है। अब यहाँ ये पूछा गया है कि उपरोक्त अवतरण के आधार पर आप प्रकृति और काव्य का संबंध स्पष्ट कीजिए, और इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 10 नंबर। इसमें संक्षेपण वगैरह आपको नहीं करना है, न ही भावार्थ लिखना है, न ही शीर्षक बताना है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे व्याख्या करनी है। जितने रेखांकित अंश हैं उनकी आपको व्याख्या करके यहाँ पे स्पष्ट करनी है। एक तो यहाँ पे व्याख्या करनी है, सच्चे कवि का हृदय इनके सभी रूपों में या सभी स्वरूपों में लीन रहता है। और उसके बाद ये जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ है कि वे तमाशबीन है, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं, तो ये वाली जो लाइन है इसको आपको व्याख्या करके बताना है। सबसे पहले आपको प्रकृति और काव्य का आपस में संबंध जाहिर करना है। आपने देखा कि संस्कृत जो काव्य होते थे, पहले के कवि होते थे, संस्कृत भाषा की कविताएं लिखते थे, उसमें प्रकृति का गाहे बगाहे उल्लेख आ जाता था। तो यहाँ दोनों का असल में संबंध क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इनका असली संबंध क्या हो सकता है। देखिए, प्रकृति जो है वो अनेक रूपों में हमारे सम्मुख प्रकट होती है, और इन रूपों में प्रकृति कहीं सुंदर और कहीं सुडौल रूप में दिखाई देती है, और कहीं बहुत भयंकर रूप होता है। और सच्चा कवि जो होता है वो इन दोनों में ही अपना मन रमा लेता है। और हमारे जो प्राचीन कवि थे वहां से लेकर वर्तमान तक के जो कवि हैं उनमें काव्य रचना में प्रकृति का वर्णन अलग अलग ढंग से आता है, लेकिन सच्चे कवि का हृदय जो होता है वो प्रकृति के उन्हीं सभी रूपों में लीन होता है। मतलब जितने भी रूप प्रकृति के होते हैं, प्रकृति हमेशा एकदम ममतामयी माता ही नहीं होती है, कभी कभी वो बहुत भयंकर रौद्र रूप, चंडी का रूप धारण कर लेती है। मतलब उसका जो स्वरूप है वो डरावना हो जाता है, उससे भय लगने लगता है। तो वो हर प्रकार के स्वरूप में कुछ न कुछ अपना मनोहर चीज खोज लेते हैं, इस प्रकार के कवि होते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि प्रकृति के जो वास्तविक रूप हैं उनका चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों के प्रबंध काव्यों में, और प्रकृति का जो संलिष्ट वर्णन है वो भी वहीं से प्राप्त हुआ है। यानी जो प्रबंध काव्य होते थे, काव्यों का जो स्वरूप होता था वो कैसा होता था, ये प्रबंध काव्य होते थे संस्कृत भाषा के, तो इनमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन प्राप्त होता है। अब इस प्रश्न में प्रकृति का मूल जो है वो संदर्भ वर्तमान काल से प्राप्त होता है, और लेखक ने प्रकृति के सार्वभौम सत्य की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ये एक तरह से संक्षेपण भी है, या इसको आप सारांश कह सकते हैं। थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे तो ये संक्षेपण का रूप धारण कर सकता है। लेकिन असल में यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रकृति और काव्य का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, काव्य के अंदर जितनी भी चीजें रची जाती हैं, जितनी भी बातें कही जाती हैं, उनको प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो उसमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आप कुछ आंकड़े देते हैं, कुछ तथ्य देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब कभी कोई बात कहता है तो उसको जरा सा उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। तो उदाहरण देने के लिए वो प्रकृति के जो उपमान हैं उनको इस्तेमाल करता है, प्रकृति की उपमाएं देता है, प्रकृति के जो अलग अलग अंग हैं उनसे अपनी भाषा को निकालता है और उसको अपने काव्य में शामिल करता है। इससे उसका काव्य जो है वो अलंकार युक्त हो जाता है और बहुत ही सरस और लालित भी युक्त हो जाता है। ये सब चीजें तो इन्हें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या अगर आप करना चाहें तो इसमें जो पहला रेखांकित अंश है उसमें कहा गया है कि सच्चे कवि का हृदय उन सभी रूपों में लीन रहता है। मतलब प्रकृति के जितने भी रूप हैं, खतरनाक वाला है या ममतामयी है या सामान्य सुंदर है, तो उन सब में ये लीन रहता है। इसका अर्थ आपको बताना है। देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रकृति के अनेकों रूपों में हमारे सम्मुख जो दर्शन है, मतलब प्रकृति अनेकों रूपों में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें सुंदर और सुडौल, इसके अलावा कराल और भयंकर, इस प्रकार के सभी रूप हमें दिखाई देते हैं। और सच्चे कवि का हृदय इन दोनों ही रूपों में लीन हो जाता है। लेकिन जो कवि प्रकृति में सिर्फ बाहरी सौंदर्य का चुनाव करके और उसकी रहस्यात्मकता का उद्घाटन अपनी लेखनी में करता है, उसे वास्तविक कवि नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मुक्ताभास महिम बिंदु मंडित मकरताभ, शाद्वत जाल एवं अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठती हुई सीकर निहारिका के बीच वर्ण स्फुरण की विशालता और भव्यता और विचित्रता में ही हृदय के लिए कुछ पाते हैं। यानी जितनी भी प्रकृति की दुरूह और गहन चीजें हैं उनका रहस्य और गुत्थियां सुलझाने में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार के मनुष्य जो है ये अन्वेषी होते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, आविष्कारक हो सकते हैं, लेकिन ये कवि नहीं हो सकते। ये चीज है। इसके बाद आगे आप लिख सकते हैं कि कवि जो है वो प्रकृति के इन दोनों रूपों का वर्णन करता है और किसी एक रूप को लेकर वो नहीं चलता है। मतलब वो न तो सिर्फ भयंकर रूप की ही यहाँ व्याख्या करता है और न सिर्फ जो सुंदर रूप है उसकी व्याख्या करता है, वो दोनों का यहाँ पे वर्णन करता है। वही वास्तविक कवि है। वैसे तो कवि आजकल कोई भी बन जा रहा है, लेकिन जो सच्चे कवि है उनकी बात की जा रही है। इसके बाद जो अगली पंक्ति है उसको अगर देखा जाए
तो अगली पंक्ति आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पे नीचे है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि सीकर निहारिका के बीच में रहस्य की तलाश करते हैं, ये तमाशबीन होते हैं, सच्चे सहृदय या भावुक नहीं होते हैं। मतलब इनके पास हृदय पत्थर का होता है या कोमलता युक्त नहीं होता है, और कवि बनने के लिए कोमल हृदय होना आवश्यक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिख सकते हैं कि यह जो स्थितियां हैं, मतलब जहाँ पर प्रभावित होने की बात कही जा रही है, तो जो चीज़ या जो व्यक्ति इन रहस्यमयी चीज़ों में, प्रकृति के अंदर अनेक रहस्य विद्यमान हैं, इन्हें हम जानते हैं, तो इन रहस्यों को सुलझाने में ही ज़्यादा रुचि लेता है और अपने जीवन का अधिकांश भाग सिर्फ इसी अन्वेषण में गुजार देता है कि प्रकृति के अंदर और कौन कौन से गहन रहस्य छिपे हुए हैं, और उसके बाद जब देख लेता है तो उसी को अपने लेखन में उजागर करता है। वो वास्तव में कभी नहीं होता, सिर्फ तमाशबीन होता है, तमाशा देखने जाता है और तमाशे का तह जानने का प्रयास करता है। भावुक और सहृदय व्यक्ति जो होता है वो ऊपरी जो लालित्य होता है उसको निहारेगा, अंदर जाकर वो बाल की खाल निकालने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे कहा जाता है ना कि फिल्मी सीन जो होते हैं उनमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैंटेसी वाली होती हैं, वो फिल्म को ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप फैंटेसी को अपने काव्य में शामिल नहीं करेंगे तो काव्य जीवंत कैसे होगा, ये बात है। तो इसीलिए कवि अपनी ओर से अपने हृदय की भावनाओं को वहाँ पर जाहिर करता है। वो आत्मा से आत्मा को जोड़कर देखता है, प्रत्येक चराचर में अपनी अंतरात्मा के दर्शन करता है, और यही कारण है कि वो उसमें बहुत ज़्यादा रहस्यवादी नहीं होता है, बल्कि ऊपर ऊपर जो चीज़ें होती हैं उनका सौंदर्य पान करता है, उनका विश्लेषण नहीं करता है। तो कवि जो है वो आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखता है, वो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें कि आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ तमाशबीन और एक सच्चे कवि के बीच का अंतर आपको इस व्याख्या में जाहिर करना था। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, इसमें तार किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसे आप कैसे करिएगा, आइए देखते हैं। देखिए, तीसरा जो प्रश्न था उसमें दो खंड थे, एक तो तार के बारे में पूछा गया था और दूसरा जो है वो पत्र लिखना था आपको। तो पत्र वाला हम बाद में देखेंगे, पहले टेलीग्राम देख लेते हैं, यानी तार। तार का वैसे तो आम जो जनजीवन है या आम प्रचलन है उसमें उपयोग खत्म हो चुका है, ये प्रचलन से बाहर हो गया है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक ढांचा जो है या प्रशासनिक अमला है उसमें ये पाठ्यक्रम में विद्यमान है, तो इसलिए आपको पढ़ना है। देखिए, इसमें कहा गया है कि तार किसी आवश्यक प्रकरण के संबंध में भेजा जाता था और वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर यह प्रचलन से बाहर हो गया। सन 2013 में इसके लिए बाकायदा इसे बाहर करने का काम शुरू कर दिया गया। इसकी शब्दावली संक्षिप्त किंतु स्पष्ट होनी चाहिए। तार जो है वो बहुत संक्षिप्त भाषा में लिखा जाता है। फलाने व्यक्ति का देहांत, तुरंत आओ, इतना लिखा गया और ये तार हो गया। अब ये पहुंचेगा और जिसके यहाँ जाएगा वो करंट मार देगा उसको, मतलब मृत्यु की सूचना जो है वो उसे स्तंभित कर देगी, ये कहने का तात्पर्य है। तो इसी प्रकार से तार भेजे जाते थे। जो काम अभी फोन के जरिए या मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए इस प्रकार से हो रहा है, वो काम पहले चिट्ठी पत्री के जरिए होता था। आजकल तो डाक विभाग का काम ही खत्म हो गया है, सिर्फ राखियां पहुंचाने का काम करता है, या कोई गवर्नमेंट का कुरियर है या इस प्रकार की चीजें, या खाता खुलवाने वाला काम होता है। पहले के समय में क्या होता था, अंतर्देशीय लिफाफे या रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट, इस प्रकार की चीजों की भरमार होती थी। तो ऐसे में डाक विभाग का अपना एक काम होता था, और अपने देश में डाक विभाग की जो परंपरा है वो काफी लंबे समय से चली आ रही है। तो ये तार भी एक माध्यम होता था जिसमें कि बहुत शीघ्र तेज रफ्तार में ये पहुंचता था, और बहुत आवश्यक सूचना, जैसे किसी की मृत्यु की सूचना है, खासतौर पे तार से मृत्यु की सूचना ही दी जाती थी। इसीलिए तार का नाम सुनते ही जो गांव गिराव के लोग होते थे वो डर जाते थे। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये जल्दी पहुंचता था। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया कि तार के अंदर कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, महत्वपूर्ण बातों का यहाँ ध्यान देना है आपको। और एक चीज कही गई है कि पुष्टि के रूप में डाक के द्वारा एक प्रति भी इसकी भेजी जाती है, जिसमें कि इसे प्रमाणित किया जाता है। तो भाषा संक्षिप्त एवं स्पष्ट हो, पहली चीज है। जो तार की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए और एकदम क्लियर होनी चाहिए, यानी उसको पढ़ते ही आदमी को उसका मंतव्य समझ में आ जाए। इसके बाद तार पर या तार का जो फार्म होता है उस पर प्रथमतः यह संकेत दिया जाता है कि तार वरीयता की दृष्टि से कैसा है। मतलब तार का जो पूरा फॉर्मेट होता है जिस पर कि तार को आकार दिया जाता है, उसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि तार किस वरीयता का है, मतलब वो तात्कालिक है, आवश्यक है या तुरंत है, ये इसकी कैटेगरी है। तो उसी के हिसाब से इसको भेजने का या इसको वहां तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद ये कहा गया है कि यदि दूर लेख, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यदि दूर लेख का नाम पंजीयन है तो तार का पता यही नाम होना चाहिए। और इसके बाद ये कहा गया है कि तार फर्म के नीचे एक लाइन अंकित की जाती है, उसके नीचे भेजने वाले का पूरा पता लिखना चाहिए। मतलब बीच में एक लाइन होती है और उस लाइन के नीचे भेजने वाले का पूरा जो एड्रेस है वो होता है। तार के पुष्टिकरण में तार में भेजे गए जो संदेश है वो शब्दों में आने आवश्यक है। यानी जो पुष्टिकरण आप करते हैं या पुष्टिकरण डाक के द्वारा किया जाता है, तो उसमें जो तार के अंदर इस्तेमाल किए गए शब्द हैं उनका उसे यथा स्वरूप वहां पे इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। इसके अलावा तार की जो कॉपी होती है, प्रतिलिपि होती है, उसको सुरक्षित रख लेना, ये बुद्धिमानी है।
और तार आवश्यक एवं अनिवार्य स्थिति में ही भेजा जाना चाहिए, मतलब इसको गैर जरूरी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों में ही इस्तेमाल होने के लिए बना होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन इसे आपको याद करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे प्रारूप है। देखिए, जब प्रश्न ये आता है कि तार क्या है, इसकी विशिष्टताओं का वर्णन करिए, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आप विशिष्टताओं का वर्णन करके अगर छोड़ देंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा ये होगा कि 10 अंकों के लिए आप लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उदाहरण दे दीजिए, या उदाहरण नहीं दे सकते हैं तो एक प्रारूप बना दीजिए। तो यहाँ पर प्रारूप बनाया गया है। देखिए, प्रारूप एवं कलेवर। तो इसमें ये जो तार है ये कैसा है, राजकीय है, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, साधारण द्रुतगामी। इस प्रकार से बीच में तार लिखा हुआ है, यहाँ पर सेवा में है, और यहाँ पे इसके लिए जो व्यक्ति का नाम है उसे डालेंगे। बीच में इसका मुख्य कलेवर होगा, यहाँ विभाग और पदनाम होगा। अब यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है। अब इसके नीचे तार द्वारा भेजे जाने हेतु इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए दिनांक और स्थान होता है, यहाँ पर विभाग का नाम, पत्र संख्या वगैरह होता है, यहाँ पे हस्ताक्षर, पदनाम, भेजने वाले का जो जिक्र है वो किया जाता है। तो ये सब चीजें हमने देखी। ये तार का पूरा प्रारूप है, इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए, ऊपर से शुरू हो रहा है और ये कहा गया है कि तार किस वैरायटी का है, मतलब किस महत्व का है, वरीयता की दृष्टि से कैसा है, ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो पहले यही संकेत दिया जाता है कि ये किस प्रकार का है। साधारण है, द्रुतगामी है। द्रुतगामी का मतलब क्या होता है, तुरंत वाला, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे। द्रुत का मतलब होता है जल्दी, गामी मतलब जाने वाला, तो जल्दी जाने वाला। राजकीय ये तार है, तो राजकीय शब्द ऊपर लिखा गया है। मुख्य कलेवर इसके बाद होता है। बीच में तार लिखा जाता है तो इसको बीच में लिखिएगा। ये सब ढांचा है, इसी में आप ढाल सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे विभाग का नाम और जो पत्र संख्या है उसका उल्लेख करना है, दिनांक और स्थान लिखना है, और प्रतिलिपि जो उपरोक्त तार की पुष्टि हेतु है वो किसको प्रेषित की जाएगी या कहाँ रहेगी उसका उल्लेख करना होगा। और उसके बाद नीचे आज्ञा से आपको जो व्यक्ति है उसका पदनाम और क ख ग ये सब आप लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसको देखने के बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा प्रश्न था उसके 2 पार्ट थे। पहले वाले में हमें ये बताना था कि तार क्या है, उसकी विशेषताओं का ब्यौरा दीजिए। तो हमने क्या किया, तार के बारे में बताया, और उसके बाद जो उसकी विशेषताएं हैं यानी प्रारूप और कलेवर वो सब देख लिया। जब उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जाता है तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए, यहाँ कहा गया है, ये अगला पत्र है, और इस पत्र में आपको पूरा ढांचा बनाकर तैयार करना है, और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। असल में ये जो विषय है ये यहाँ बीच में होना चाहिए था। यहाँ विषय जो है यहाँ डाला जाएगा और उसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पत्र संख्या है, उसके बाद राकेश कुमार IAS इनके द्वारा भेजा जा रहा है। ये उप सचिव हैं गृह मंत्रालय के, और सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, मतलब गृह मंत्रालय के ये जो उप सचिव हैं इनके द्वारा ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजा जा रहा है। ये तार है, तार नहीं है बल्कि ये सरकारी पत्र है। तार आपने ऊपर देखा है, और यहाँ पर भारत सरकार गृह मंत्रालय है तो ये यहाँ उधर ऊपर होना चाहिए था। इसके बाद यहाँ स्थान का नाम होता है, दिनांक होता है, तो ये बाईं तरफ, माफ कीजिएगा दाहिनी तरफ, यहाँ नीचे दिया हुआ है। विषय यहाँ बीच में होता है, विषय जो है एकदम यहाँ कोने डाल दिया गया है, विषय यहाँ डाला जाता है और उसके बाद यहाँ लिखा जाता है। सरकारी पत्र में विषय होता है, अर्ध सरकारी में नहीं होता है, वो आप जानते हैं। इसके बाद महोदय का संबोधन है। नितांत औपचारिक पत्र होते हैं सरकारी, तो यहाँ भी औपचारिकता ही हमें निभानी है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो बात कही गई है इसको पूरे एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, और नहीं तो अनुच्छेदों में बांट कर लिख सकते हैं। तो अनुच्छेदों में जब आप बांट कर लिखेंगे तो पहले वाले नंबर को नहीं डाला गया है, उसे वैसे ही रिक्त छोड़ दिया गया है। यहाँ 2 से स्टार्ट किया गया है और यही तरीका होता है, पहला नंबर नहीं डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे भेजने वाले का अपना पूरा डिटेल है, हस्ताक्षर है, और उसके बाद हस्ताक्षर किसका, तो राकेश कुमार जी का, और ये इनका पद नाम नीचे डालना है, तो उप सचिव गृह मंत्रालय, इस प्रकार से। और संख्या आपको यहाँ पे जो पत्र संख्या है वो डालनी है, और प्रतिलिपि किसको किसको भेजी गई है उसका उल्लेख आप नीचे बाईं तरफ करेंगे। इस प्रकार से ये पूरा ढांचा इसका बनेगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है, तीसरे वाले को हमने हल किया। इसमें कहा गया था कि स्वयं को राकेश सिन्हा IAS या राकेश कुमार वहां दे दिया था, तो उसे सिन्हा बना लीजिएगा। IAS उप सचिव गृह मंत्रालय मानकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हो रहे छात्रों के उपद्रव का उल्लेख हो, और इस पर आवश्यक कार्यवाही की भारत सरकार की मंशा से उन्हें अवगत कराकर कार्यवाही हेतु प्रेरित किया गया हो। इस प्रकार से आप इसमें पत्र में लिखना था आपको। तो पूरा मैटर आपके पास है। विषय इसका सबसे ऊपर लिखेंगे संक्षिप्त में, और उसके बाद जो मेन बॉडी है जैसा कि आपने पीछे देखा है उसके हिसाब से करेंगे। इसके बाद देखिए, पत्र लेखन में एक सधा नपा ढांचा होता है, उसमें अगर आप ठीक ढंग से फ्रेम करते हैं तो नंबर अच्छे मिलते हैं। चौथा जो प्रश्न है इसके कई खंड है। पहले वाले खंड में कहा गया है कि अत्युक्ति, निबंध, परिजन, प्रत्युपकार, 29 ये जो शब्द है इनसे आपको उपसर्गों को अलग करना है। उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 चीजें आपके सिलेबस में है। तो उपसर्ग जो है वो शब्द में आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। तो इनमें से आपको क्या करना है, उपसर्ग यानी आगे वाले जो इसमें जोड़ है उनको बाहर निकालना है। तो देखिए, इसमें पहला जो है वो अत्युक्ति है। इसमें अति आपका क्या है, उपसर्ग है।
पहले वाले में अति आपका उपसर्ग है। अति जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका जैसे उपसर्ग आप अलग करते हैं तो उसका अगर अर्थ बता देते हैं, हर उपसर्ग का भी अपना मतलब होता है। तो अति का अर्थ ये होता है कि अधिक या ऊपर या उस पार, इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो अर्थ भी लिख देंगे तो और अच्छा, सोने पे सुहागा। इसके बाद अगला वाला है निबंध। तो इसमें नी आपका उपसर्ग है। नी का मतलब क्या होता है, भीतर, नीचे या अतिरिक्त, और जब वो बंध के साथ जुड़ा तो यहां बन गया निबंध। इसके बाद परि है, यहां पे देख लीजिए जो अगला वाला है इसमें परिजन है। तो इसमें आप साफ साफ समझ रहे हैं कि परि जो है वो उपसर्ग है। तो परि का यहाँ तात्पर्य क्या होता है, आसपास या चारों ओर। जैसे पर्यावरण हम पढ़ते हैं तो पर्यावरण में परि उपसर्ग होता है और परिधन आवरण यानी हमारे चारों ओर का आवरण। तो वैसे ही यहाँ परिजन होता है, यानी हमारे आसपास रहने वाले जो जन होते हैं यानी लोग होते हैं वो हमारे परिजन होते हैं। इसके बाद प्रति, यहाँ पे प्रत्युपकार है तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। प्रति का मतलब क्या होता है, विरोध, जैसे प्रतिलोम कहा जाता है, प्रतिघात कहा जाता है। प्रति का मतलब बराबरी भी होता है, प्रत्येक भी होता है, परिवर्तन भी होता है। तो इससे बनने वाला शब्द है प्रत्युपकार, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। और 29 में उन आपका उपसर्ग है और उन का मतलब होता है एक कम। तो 29 का मतलब क्या, 30 से एक कम, इसका ये तात्पर्य है। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द का अर्थ बदलने में या शब्द के महत्व को घटाने या बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यही हाल यहाँ पे प्रत्ययों का भी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आपको विलोम लिखना है। तो विलोम में ढेर सारे विलोम है, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाला है। तो पहला है अनंत। तो अनंत का हो जाएगा यहाँ पे ससीम, यानी अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पर उसकी जो सीमा सहित चीजें हैं उसको आप लिखेंगे। इसके बाद अगला आपका अर्वाचीन है तो इसका प्राचीन हो जाएगा, आवर्तक का विवर्तक हो जाएगा। ऋतु का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये ऋतु नहीं है, ये असल में ऋजु है, यहाँ मिसप्रिंट है। तो ऋजु मतलब होता है सीधा सरल, 180 अंश का कोण जो है वो ऋजु कोण कहलाता है गणित में, रेखा गणित में। तो यहाँ पर ऋजु का मतलब होता है सीधा, तो इसका हो जाएगा वक्र यानी टेढ़ा। इसके बाद व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, समास का हो जाएगा व्यास, अनुराग का हो जाएगा विराग, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, निंद्य का हो जाएगा, निंद्य मतलब क्या होता है, निंदा के योग्य, तो इसका हो जाएगा वंद्य। वंद्य का मतलब क्या होता है, वंदना के योग्य। इसके बाद स्वार्थी का हो जाएगा परमार्थ, मूक का हो जाएगा वाचाल और शोषक का हो जाएगा पोषक। कुछ खास कठिन विलोम शब्द नहीं थे, सीधे साधे थे। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है, ये भी 10 अंकों का है। यहाँ पे 5 वाक्य हैं, इनके लिए एक एक शब्द आपको बताना है। तो जो कुछ नहीं जानता ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, जहां पर कुछ भी जानकारी की चीज ना हो तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, ज्ञानता युक्त क्षेत्र कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ कहलाएगा। ये पहला शब्द हो गया। इसके बाद धरती और पाताल के बीच का स्थान, ये त्रिशंकु होता है। यहाँ पर अंतरिक्ष लिखना मूर्खता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है वो त्रिशंकु कहलाता है, बीच की स्थिति। इसके बाद जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत कहा जाता है। आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो। इसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो तो इंद्रियातीत कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहा जाता है, भगवान शिव का पर्यायवाची। इसके बाद घ वाले को देख लीजिए, 10 नंबर मिल चुका है। यहाँ पर 10 नंबर के लिए और फाइट करना है। तो पहला वाला है, इसमें कहा जा रहा है इसमें वाक्यों को आपको शुद्ध करना है, वर्तनी शुद्धि वाला यह हिस्सा है। इसके बाद तब अंतिम मुहावरा है, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्म मतलब खुद ही स्वयं होता है, तो यहाँ एक बार स्वयं लिखिए फिर आत्मनिर्भर लिखिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप लिखेंगे कि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि एक पानी का गिलास दीजिए, यानी उसमें पानी दीजिए मत दीजिए ये नहीं कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि एक पानी का गिलास दीजिए। आप ऐसे लिखिए कि एक गिलास पानी दीजिए। इसके बाद मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, तो मैं कपड़ा नहीं दिया हूँ, कपड़े नहीं होता है, यहाँ पे कपड़ा होगा। इसके बाद मैं आपकी प्रतीक्षा में था, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रायः हम लोग बोल देते हैं कि मैं प्रतीक्षा में था, तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, इसका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, तो यहाँ पीताम्बर लिखा है जबकि होता है पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, तो कृष्ण जो थे वो पीला वस्त्र धारण करते थे, ऐसा सही है। यहां तक हमने इस वाक्यों को शुद्ध करने वाले काम को कंप्लीट किया है। इसके बाद 10 मुहावरे हैं, इनको हमको देखना है। तो देखिए यहां पर कहा गया है एक आंख से देखना, उल्टे बांस बरेली को, घायल की गति घायल जाने। इसके बाद नाक का बाल होना, का वर्षा जब कृषि सुखानी, शेर सोवे पसेरी जागे, छटंकी को छटपटी पड़ी। इसके बाद कान लगाना, बंड आप तो गए साथ में 9 हाथ पगहा भी ले गए, एक नागिन और पंख लगाई, और एवरेस्ट फतह करना। इस प्रकार से रुचिकर मुहावरे दिए हुए हैं, काफी रोचक है। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला वाला जो है एक आंख से देखना, इसका मतलब क्या है, समानता का भाव रखना, सबके साथ समान बर्ताव करना। मैं पूरी दुनिया को या अपने बेटे और बेटी को एक आंख से देखता हूं, यानी समान बर्ताव करता हूं। इसके बाद उल्टे बांस बरेली को, यानी उल्टा, यहाँ पे उल्टा काम करना या विपरीत काम करना, ये इसका मतलब हो सकता है। तो आगरा का रहने वाला जो मेहुल है
वो दिल्ली से पेठा खरीद लाया। आगरे का पेठा खुद फेमस है और वो गए थे दिल्ली महाराज पेठा खरीदने के लिए। तो उनके भाई ने कहा कि हद हो गई, उल्टे बांस बरेली को। इस प्रकार से आप कुछ अच्छा वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद घायल की गति घायल जाने, यानी जिस पर बीतती है वो दूसरे का भी दर्द भली भांति समझ सकता है, यानी समान दुख का एहसास इसका हो सकता है अर्थ। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कीरत साहब परचूनी जो है उसने मुझे भी मिलावटी तेल बेचा था और अब उसने तुम्हें भी धोखा दिया, तो मैं तुम्हारी बात भली भांति समझ सकता हूँ। सच ही कहा गया है, घायल की गति घायल जाने, यानी दोनों ठगे गए हैं तो दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ कहा गया है नाक का बाल होना, यानी बहुत प्रिय होना। नाक के अंदर जो बाल होता है वो बहुत प्रिय होता है। तो ये चीज़ है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी अवसर बीत गया तब जो चीज़ें हैं उनका मिलने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। मतलब इसे लिखेंगे कैसे, समय पर काम ना होना, यानी जब समय था तब बारिश नहीं हुई और जब कृषि सूख गई यानी फसलें सूख गई तो बारिश हो रही है। तो समय पर काम नहीं होना, इसको आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि बाढ़ आई और सब कुछ तबाह हो गया, लोग महामारी से मर रहे हैं लेकिन किसी भी राजनेता की कोई खबर नहीं है, और जब सब समाप्त हो जाएगा तो यह आकर जनहित में भाषण देना और राहत सामग्री बांटने का काम शुरू कर देंगे। भाई लोग अब का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब कोई फायदा नहीं। इसके बाद यहाँ अगला वाला जो मुहावरा है इसको जरा ध्यान से देखिए। शेर सोए पसेरी जागे, छटंकी को छटपटी पड़ी। ये लोकोक्ति है, ये कहावत है, मुहावरा नहीं। शेर का मतलब यहाँ पे शेर नहीं है, वो शेरो शायरी वाला शेर या जंगल वाला शेर नहीं है। शेर एक वजन नापने का मापक होता है, जैसे किलो होता है ना, किलो से ये छोटा होता है। पहले के समय में शेर, पसेरी, छटंकी यानी छटांक, रत्ती, तोला, माशा, ये सब मापने के, वजन नापने के मात्रक हुआ करते थे। तो शेर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा पसेरी होता है और पसेरी से छोटा छटंकी होता है। हींग जो है वो छटांक में पहले नाप कर दी जाती थी, छोटी छोटी चीजें इससे नापी जाती हैं। तो यहाँ पर शेर जो है वो सोए हुए हैं, यानी जो भारी भरकम या बड़ी चीज है वो सो रही है। जो उससे छोटा है, मतलब उससे हल्का है, वो जग रहा है, और जो सबसे छोटा है वो उत्पात मचाने पर तुला हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, जो कमजोर या छोटा व्यक्ति होता है वो ज्यादा उतावला हो जाए, ये इसका मतलब होता है। मतलब उसकी अधिक उतावली जो है उसी पर ये मुहावरा या लोकोक्ति जो है बनी हुई है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पौराणिक दृष्टिकोण से या रामायण काल से कंपेयर करके यहाँ वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वाक्य में प्रयोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, तो इससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे और एक अच्छा प्रभाव बनेगा। तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं कि भगवान राम की जो वानर सेना थी उसने समुद्र पार करके स्वर्ण लंका के आगे पड़ाव डाला, तो वानर राज सुग्रीव जो है वो जोश में आ जाते हैं और अकेले ही रावण से भिड़ने के लिए उसके महल में पहुंच जाते हैं। और वहाँ क्या होता है, रावण महाबलशाली था, वो इन्हें पराजित करके अपनी माया विद्या से भगा देता है और ये हार कर लौटते हैं। तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि यहाँ शेर और पसेरी जो है वो अभी सोए हुए हैं, लेकिन छटंकी को छटपटी पड़ गई और ये लड़ने पहुंच गए और अब इन्हें मजा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोकोक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एकदम यथा शब्द इस्तेमाल करिए, ये कतई आवश्यक नहीं है। लोकोक्ति का जो भाव है वो आपके वाक्य में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला है उसको आप देखिए। यहाँ कहा गया है कान लगाना, ध्यान से सुनना इसका मतलब होता है, कान लगाकर सुनो मेरी बात, इस प्रकार से। इसके बाद जो यहाँ पे 8वां वाला है इसको देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि बंड आप तो गए, साथ में 9 हाथ पगहा भी लेते गए। बंड किसको कहा जाता है, इसको गांव में बाण कहते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा आपने देखी, मतलब सुनी होगी, कविता का ये पुस्तक का नाम है। इसमें अलग अलग जो समय काल है उसका ब्यौरा दिया गया है और बाण भट्ट के बारे में आप वैसे भी जानते हैं। तो यहाँ पर बाण भट्ट का नाम बाण क्यों पड़ा, वो कोई बाण पर रखे गए यहाँ पे शस्त्र नहीं थे। उनके पिता ने उनका नाम बाण इसलिए रखा क्योंकि वो जब पैदा हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया और पहले के समय में जो इकलौती संतान होती थी उसको भी बाण ही कहा जाता था। मतलब उसके न तो भाई है न बहन है, तो वो बाण होता था। तो इस प्रकार से इनका नाम बंड हो गया और वही बंड बाद में बाण में तब्दील हो गया। तो बंड आप तो गए, गांव में जो बिना पूंछ वाले बैल होते हैं उनको भी बंड कहा जाता है। तो उन्हीं पर ये लोकोक्ति बनी हुई है कि बंड आप तो गए और साथ में 9 हाथ पगहा लेते गए। मतलब बैल एक तो बंडा था, यानी उसकी पूंछ नहीं थी, और ऊपर से वो जब भागा घर से तो अपने साथ वो 9 हाथ जो उसके गले में पगहा था वो खूंटे सहित लेकर भाग गया। तो इस प्रकार से इसी पर लोकोक्ति बनी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि नुकसान के साथ कुछ अतिरिक्त नुकसान, ये इसका तात्पर्य होगा, ठीक है। तो ये अर्थ आप लिखेंगे और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो वही बैल वाला कर दीजिए कि महेश का एकमात्र जो दुमकटा यानी बंड बैल था वह कल खूंटा उखाड़ कर पगहे के साथ भाग गया और उपरोक्त कहावत को चरितार्थ कर गया, इस प्रकार से। इसके बाद एक नागिन और पंख लगाई, बहुत अच्छा मुहावरा है, मतलब लोकोक्ति है। मतलब नागिन जो है वो विषैली होती है और ऊपर से उसके पंख लग जाए, तो जरा कल्पना करिए कि क्या होगा। पहले तो वो जमीन पर रेंग रेंग कर लोगों को काट रही थी, अभी उसके पास एरोप्लेन अवेलेबल हो गया तो वो क्या करेगी, उड़ उड़ कर काटेगी।
तो और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर एक दोष के साथ दूसरा दोष जुड़ जाना यानी और ज़्यादा भयंकर हो जाना, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। यानी एक दोष के साथ दूसरा दोष, इसका समानार्थी आप मुहावरा अगर देखना चाहें तो एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस प्रकार से वो उसी के एकदम समान मतलब वाला यहाँ मुहावरा है। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि रोशनी एक तो बहुत ऊंचा बोलती है और ऊपर से एक नंबर की झगड़ालू है। इसी पर लोग कहते हैं कि एक तो नागिन और ऊपर से पंख लग गए, यानी वैसे ही ऊंचा बोल रही है और झगड़ालू होगी तो चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेगी। इसके बाद एवरेस्ट फतह करना, यानी बहुत कठिनता से या बहुत जो दुर्लभ सफलता है उसको अर्जित करना, जो सर्वोच्च स्थान है वहां तक पहुंचना या बड़ी सफलता प्राप्त करना, ये इसका अर्थ हो सकता है। तो आप ऐसे लिख दीजिए, सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान अर्जित करके इरा सिंघल जी ने एवरेस्ट फतह कर लिया। उनका नाम कौन नहीं जानता। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य में प्रयोग हो सकते हैं। जो यहाँ बताया जा रहा है वही आप करें, कतई आवश्यक नहीं है, ये तो सिर्फ हिंट दिया जा रहा है। तो लगातार अभ्यास करते रहिए, अभी ये सीरीज जारी रहेगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।